अच्छा, आज हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि पहली बात तो ये काम करना है, पास ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्टर। तो हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्टर्स बनाना सीखे थे हमने। ये आपके सामने क्लास बनाई है पर्सन, और इसके 3 मेंबर्स हैं प्रोटेक्टेड टाइप के। प्रोटेक्टेड आप जानते हैं, मैंने बताया था, ये वो मेंबर्स होते हैं जो इस क्लास में और इसकी चाइल्ड के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, बस, और कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये 3 मेंबर्स हैं, पर्सन नेम, फ़ोन और एज। और फिर मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, जिसमें तीनों मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया है। और फिर मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें तीनों पैरामीटर्स लेके वो मैंने असाइन कर दिए हैं डाटा मेंबर्स को। फिर इसी तरह मैंने नीचे कल समझाया था, मैंने आपको स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करवाया था फ्रॉम पर्सन। तो ये चाइल्ड क्लास है पर्सन की, इसमें एक इजाफी मेंबर है, बाकी मेंबर सारे इसको यहाँ से मिल जाएंगे। डाटा मेंबर्स भी और कंस्ट्रक्टर्स भी सारे इसके अंदर आ जाएंगे, मेथड्स भी सारे आ जाएंगे इसके, प्लस इसके अपने हैं। ये डाटा मेंबर है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक आप चीज़ नोट करें कि ये जो हमने कोड यहाँ पे लिखा है पर्सन के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, यही सेम कोड यहाँ फिर रिपीट हुआ है। ये देखें स्टूडेंट क्लास के अंदर, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, बिकॉज स्टूडेंट के पास भी ये सारे मेंबर्स आएंगे बिकॉज वो इनहेरिट कर रही है। इसी तरह जो पर्सन क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसमें हमने 3 जो लाइनें लिखी हैं वो इधर भी लिखी हैं स्टूडेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, बिकॉज इसके पास भी वो मेंबर्स आने और इसे उसको इनहेरिट करेगा, इसको इनिशियलाइज करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनहेरिटेंस का फ़ायदा तब होता है जब, फ़ायदा ये है कि उसमें कोड रीयूजेबिलिटी होती है। क्या होती है? कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दी है वो दोबारा नहीं लिखनी पड़ती है हमें। तो ये तो उसकी खिलाफवर्जी नहीं होगी कि ऑलरेडी हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है पर्सन क्लास के डाटा मेंबर्स को यहाँ पे और यहाँ पे, तो फिर अगेन हम यहाँ पे वही सेम कोड लिख रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हमें ये जो इनिशियलाइजेशन है ये चेंज करनी पड़ जाए तो हमें यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना इनहेरिटेंस का। और ये अभी तो सिर्फ एक चाइल्ड क्लास है, अगर इस पर्सन क्लास की कोई हज़ारों के हिसाब से चाइल्ड क्लासेस है तो फिर आप क्या करेंगे? तो मसला हो गया। तो इसका हल है हमारे पास, हमारे पास एक कीवर्ड है सुपर। क्या नाम है उसका? उस कीवर्ड के ज़रिए आप चाइल्ड के अंदर रहते हुए पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए पेरेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। उन मेंबर्स के अंदर डाटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन मेंबर, हर चीज़ शामिल है। हर तरह का मेंबर एक्सेस हो सकता है पेरेंट का चाइल्ड के अंदर रहते हुए, डाटा मेंबर भी, कंस्ट्रक्टर भी और फंक्शन मेंबर्स भी सारे। तो यूज़ करने का तरीका क्या है? पहले तो आप ऐसा करें, हाँ ये कौन सा है? एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है ना। तो अगर आपने इसको कॉल करना है इस कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड के अंदर जाके, तो ये चाइल्ड के भी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल होना है और कहीं कॉल नहीं हो सकता। पेरेंट क्लास का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के भी एम्प्टी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल होगा और कहीं कॉल नहीं हो सकता। तो तरीका क्या है? सिंपल, आप ये जो 3 लाइनें हमने ऊपर रिपीट की हुई है ना, ये वाली, इन तीनों लाइनों को डिलीट करें, क्योंकि इसको हम खुद ही यहाँ पे आप लिखें सुपर और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, जस्ट कंपाइल हो गया। अब ये जब सुपर का वर्ड हमेशा कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हमेशा पहली लाइन पे आएगा, उसके बाद बाकी लाइनें आएंगी। यानी अगर आप ये कहते नहीं मैं इसको यहाँ पर नहीं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, करके देखते हैं। एरर आ गया। क्या एरर आया है? कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। तो उसने आपको रिफ्यूज़ कर दिया यहाँ। ठीक है, समझ आ गई? अब इससे होगा क्या? ये स्टेटमेंट लिखने से होगा, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसमें जो भी लाइनें लिखी हुई हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा। वो लाइनें आपको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें चाइल्ड के अंदर जाके आप इन तीनों मेंबर्स को किसी और तरीके से आप इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, कोई और वैल्यूज़ देना चाहते हैं, फिर आप दे दें उनको वैल्यूज़। लेकिन अगर आपने वही चीज़ें जो पेरेंट में डिफाइंड है
वही देनी है, तो फिर आप नीचे उसको मत लिखें, फिर सिंपल इसको कॉल कर लें। क्लियर? चलो, इसी तरह से ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ये भी आप नीचे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सेम पैरामीटर्स वाला नीचे कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, फिर कॉल हो सकता है। मतलब यही सेम पैरामीटर्स आप देंगे तो ये कॉल हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखें, पहला पैरामीटर उसको क्या चाहिए? नेम। नेम यहाँ पे है हमारे पास, बिल्कुल है। दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए उसको? फ़ोन। और तीसरा एज। यहाँ पे भी हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं और इनकी तीनों की लाइनों की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल हो गया। तो अब आप देखें कि इन तीनों को हमने वन टाइम लिखा है और नीचे हमने जस्ट कॉल कर लिया उसको जाकर। सुपर का मतलब समझ आया? सुपर कीवर्ड का एक और फंक्शन है, वो क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने ये क्या हुआ, पेरेंट के अंदर एक एज के नाम का है और यहाँ भी एज के नाम का बना दिया आपने। कंपाइलर ने किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एज पर्सन क्लास का मेंबर है बेसिकली। बेशक इनहेरिट होने के पास वो इसके पास आया है, लेकिन वो नॉमिनेटेड होता है कि ये पेरेंट से आया है, इसका अपना नहीं है। और ये जो एज है ये इसका अपना है। तो दिस इज़ पॉसिबल कि पेरेंट पे जो मेंबर्स लिखे हुए हैं उसी नाम का मेंबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम आगे जाके मज़ीद डिटेल से देखेंगे। फंक्शंस भी आएंगे ऐसे, अभी तो जस्ट मैंने डाटा मेंबर बनाया ना, ऐसे फंक्शंस भी आएंगे जो पेरेंट में भी सेम नेम के होंगे और चाइल्ड में भी सेम नेम के होंगे, और आप रन टाइम पर डिसाइड करेंगे पेरेंट वाला कॉल करना है, चाइल्ड वाला कॉल करना है। डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं उसको, लेट बाइंडिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो खैर अभी डाटा मेंबर ये भी है एज और ये भी है एज। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ एज का, तो ये किसको कॉल करेगा, पेरेंट वाले को या चाइल्ड वाले को? ये चाइल्ड वाले को कॉल करेगा, क्योंकि इसका इमीडिएट मेंबर, अगर वो कंपाइलर को हम कहते हैं एज, तो वो जो इनक्लोजिंग क्लास है ना, जिस क्लास के अंदर उसको कॉल किया गया वो उसी क्लास का मेंबर कॉल करेगा। समझ आ गई? लेकिन अगर हम वो पेरेंट वाला कॉल करना है, फिर आप इसके साथ लिखें सुपर डॉट एज, ठीक है। अब ये पेरेंट वाला एज कॉल करें, तो ये सुपर का मतलब ये होता है पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना। आपके सामने है, ये हमने पेरेंट एम्प्टी कंस्ट्रक्टर कॉल किया और पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इसी तरह पेरेंट का डाटा मेंबर एक्सेस किया, इसी तरह पेरेंट का फंक्शन मेंबर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला केस बहुत कम इस्तेमाल होता है, नॉर्मली हम ऐसे करते नहीं हैं कि एक जो मेंबर डिफाइंड है पेरेंट में उसी नाम का इधर बना लें, हम ऐसे हम नॉर्मली करते नहीं हैं, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, फंक्शन में ऐसे होता है, फंक्शन में फ्रीक्वेंटली ये काम होता है, ठीक है। अगला काम हमने ये करना है, हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक ख़ास यहाँ पे। अभी तक तो आपने कंस्ट्रक्टर्स पढ़े हैं जो सिंपल वेरिएबल्स होते हैं उनकी बेस पे, लेकिन समटाइम्स ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स भी बनते हैं। कैसे? ये देखें ज़रा, पर्सन एक नया कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, ऐसे बनता ना कंस्ट्रक्टर। अब ये पैरामीटर खाली छोड़े हुए हैं, इसकी बॉडी भी खाली छोड़ी हुई है। यहाँ पे पैरामीटर में देखें, यहाँ पे एक नई चीज़ आप देखेंगे। आप क्या मतलब इसका मतलब ये है कि इसके पैरामीटर्स में कोई आम वेरिएबल नहीं आएगा, जस्ट लाइक नेम, फ़ोन और एज, ये आम डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग और इंट। इवन स्ट्रिंग भी एक क्लास है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसका नाम क्या है? पी। नाम कुछ भी रख लें आप, एक्स वाई जी ए बी सी कुछ भी रख लें, मैंने क्या रखा है? पी। और वो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का? मतलब ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल कंस्ट्रक्टर है, इसको आप इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये करेगा दिस डॉट पी नेम इज इक्वल टू पी डॉट पी नेम, दिस डॉट फोन इज इक्वल टू पी डॉट फोन, दिस डॉट एज इज इक्वल टू पी डॉट एज। अच्छा जी, अब दिस का मतलब क्या है और पी का मतलब क्या है? दिस से मुराद है करंट ऑब्जेक्ट, ये मैंने समझाया हुआ है आपको। दिस का कीवर्ड समझाया था मैंने
चैप्टर 6 के अंदर समझाया था। दिस का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है उसका नेम कर दो p नेम के बराबर, ये जो उसको ऑब्जेक्ट पास हुआ है। अब इसको हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। मेन फंक्शन में चले, यहाँ पे पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ पे एक पर्सन फॉर एग्जांपल उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है x, और न्यू पर्सन, और हम ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ये वाला नेम, फ़ोन और एज देंगे। ठीक है, नेम क्या है उसका इनाम, फ़ोन नंबर क्या है 0300 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसकी एज क्या है 24। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है x, और उसके मतलब ये डाटा मेंबर्स भी हमने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ उसको प्रिंट करना, तो मैं एक प्रिंट का फंक्शन भी यहाँ बना लेता हूँ। हमने पहले भी ये बनाए हुए हैं फंक्शन। ठीक है, वाइड प्रिंट आप यहाँ पे सिंपली इसको कॉल करें x डॉट, समझ आ गई, कंपाइल, अच्छा ये प्रिंट हो गया डाटा इसका। ठीक है, अब हम इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना सीखेंगे। इसको हम कॉल कैसे करेंगे, देखिए इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा उसी क्लास का, पर्सन क्लास। कैसे, हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पर्सन y न्यू पर्सन, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, सोचो ज़रा, p तो यहाँ पे है ना, वो तो यहाँ पे उसको रिसीव करने के लिए रखा है हमने। क्या इस लाइन से पहले हमने इसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, क्या नाम है उसका, तो यहाँ पे हम x लिखते हैं। अब ये x क्या है, ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्सेप्ट करेगा इसको p के अंदर, बिकॉज p भी पर्सन क्लास का है। ठीक है, तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं y डॉट प्रिंट, ये ऊपर x प्रिंट हुआ है, नीचे y प्रिंट हुआ है। कैसे हो गया सब कुछ, कॉपी नहीं हो गया। ये दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, पहले को हमने वैल्यूज़ खुद दी, दूसरे को क्रिएट करते हुए हमने कहा है इसकी वैल्यूज़ x से ले लो। ये ऑब्जेक्ट पास किया, ये सिंपल वैल्यू नहीं है, ये x, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वो जब इसके पास जाएगा तो वो सारी वैल्यूज़ x की उठा के इसको दे देगा नए ऑब्जेक्ट को। इसी तरह आप एक नया ऑब्जेक्ट बना लो, जितने मर्जी बना लो आप। ये लो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स x में से उठा के हम बनाई जा रहे हैं। इसको वैसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं या क्लोन कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर या क्लोन कंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें एक ऑब्जेक्ट की सारी चीज़ें उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दें। क्लियर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाए जो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट लेके सारी चीज़ें कॉपी करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। क्लियर, अच्छा अब आखिरी चीज़ आज की रह गई है, ये देखें यहाँ पे उसने इसको यूज़ किया है पास ऑब्जेक्ट टू द कंस्ट्रक्टर। तो ये वैसे उसने इसकी अलग से हेडिंग नहीं बनाई, वो एग्जांपल के अंदर इस चीज़ को उसने समझाया है। हाँ, आखिरी चीज़ जो आज की है वो है सुपर क्लास वेरिएबल कैन रेफरेंस अ सब क्लास ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें पर्सन क्लास पेरेंट है और स्टूडेंट क्लास क्या है, चाइल्ड। हम एक ये बाकी सारी चीज़ें क्लोज करते हैं फिलहाल, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या नाम है उसका, और इसको एक चौथा भी देना पड़ेगा रोल नंबर। फॉर एग्जांपल रोल नंबर क्या है उसका 83। देखिए ना, इसके 4 हैं पैरामीटर्स,
ठीक है ना। तो अब अगर मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करके चेक करना, प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट फंक्शन बनाया मैंने स्टूडेंट के अंदर, नहीं बनाया? कंपाइल तो हो गया, ये कहाँ से आ रहा है? कहीं बनाया मैंने, देखें तो वो इसने इसके ऊपर फिर इसको कॉल क्यों कर दिया? हाँ जी, शाबाश, शुक्र है, जाग गए हो जनाब। पेरेंट में पढ़ा हुआ है प्रिंट के नाम का फंक्शन, वही स्टूडेंट के पास भी आ गया है। ठीक है, कंपाइल रन, ये प्रिंट हो गया, लेकिन इसके साथ रोल नंबर प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? पेरेंट वो जो आपने फंक्शन लिखा है प्रिंट वाला, वो किसका है? पेरेंट का ना। तो पेरेंट में तो ये चीज़ें लिखी हुई रोल नंबर की, तो उसने अपनी चीज़ प्रिंट करनी है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये कि आप दोबारा लिखो ये फंक्शन। हाँ, लग सकता है, बिल्कुल सही लग सकता है। इसका हल ये है कि आप ये ना, चलो खैर इसके बाद में मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ पहले वो समझ लो। मसला ये है कि अगर मैं लिख दूँ ऐसे, क्या मतलब इसका? एक्स किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? पर्सन। और वाई इसमें से पर्सन पेरेंट है, स्टूडेंट। आप क्या कह रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स पेरेंट को ऑब्जेक्ट दे रहे हैं आप किसका? चाइल्ड का। तो इज इट पॉसिबल? जावा में ये पॉसिबल है? जावा में ये पॉसिबल है। पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं वेरिएबल, दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ये मैंने समझाई थी जब मैंने आपको शुरू में रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बनता है, मैंने क्लियर समझाया था। रेफरेंस वेरिएबल मेमोरी में अलग बनता है, उसका ऑब्जेक्ट अलग बनता है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाले एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पर यही सिचुएशन हो रही है इस टाइम। ऑब्जेक्ट ये है हमारा, लेकिन इस लाइन के बाद पहले इसको सिर्फ वाई पॉइंट कर रहा था, अब इसको एक्स भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? स्टूडेंट का। ये जो वाई रेफरेंस वेरिएबल है, ये भी स्टूडेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। चलो इसकी तो समझ आती है, लेकिन एक्स भी अब इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एक्स किस है? पर्सन टाइप का। तो ये पॉसिबल है। ठीक है, पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। जावा में ये लीगल है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि जब एक्स डॉट लिखेंगे, अब वो एक्स का जो वेरिएबल है ना, वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है? तो क्या वो चाइल्ड क्लास की चीज़ें भी सारी इस्तेमाल कर सकता है? अब एक्स बेसिकली किस टाइप का है? पर्सन टाइप का। पर्सन के पास चीज़ें हैं नेम, फ़ोन और एज। वाई के पास एडिशनल चीज़ है रोल नंबर। वाई के पास 4 चीज़ें, एक्स के पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अभी हमने उसको कहा है कि एक्स को भी वाई की तरफ पॉइंट कर दो, लेकिन इट मीन्स के फिर एक्स के पास भी 4 चीज़ें आनी चाहिए। अब एक्स का अगर आप पी नेम लिखते हैं तो वो चल जाएगा, एक्स का फ़ोन लिखेंगे वो भी चल जाएगा, एक्स का एज लिखेंगे वो भी चल जाएगा। अगर एक्स का रोल नंबर लिखेंगे वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्स किस टाइप का है? पर्सन का। तो वो अपने चीज़ें ही कॉल कर सकता है। बेशक चाइल्ड में से कॉल करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी वाली चीज़ें कॉल करेगा। चाइल्ड ऑब्जेक्ट में से ही चीज़ें कॉल करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी वाली रोल नंबर ही कॉल कर सकेगा। ये मसला, ये बात में याद रखनी है, शरी मसाइल। ठीक है, पहला जो मसला ये है कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। ये मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। ये है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसके पास पी नेम भी है, इसके पास फ़ोन भी है, इसके पास एज भी है, इसके पास रोल नंबर भी है। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है ना। 3 चीज़ें पेरेंट से मिली, एक चीज़ उसकी अपनी है। अब आपने एक बनाया था एक्स वेरिएबल जो किस टाइप का है? पर्सन टाइप का। एक वेरिएबल बनाया है आपने वाई, वो किस टाइप का है? वाई टाइप का। तो जब एक्स भी इसी पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है,
और y भी इस पूरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन x के पास जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इनको कॉल कर सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ, जबकि y जो है वो सारी चीज़ें कॉल कर सकता है। बिकॉज x की जो लिमिटेशन है ना वो पर्सन तक है, पर्सन के पास सिर्फ ये 3 चीज़ें थी। बेशक वो x जो है वो चीज़ें सारी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की ही हैं, लेकिन वो मेंबर सिर्फ अपने कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट अपने पेरेंट की सारी चीज़ों को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सुपर क्लास वेरिएबल कैन रेफरेंस अ सब क्लास ऑब्जेक्ट। और ये जो भी मैंने बात समझाई है, सुपर क्लास हैज़ नो नॉलेज ऑफ व्हाट अ सब क्लास एड्स टू इट। सुपर क्लास आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दी किसी प्रोग्रामर ने, उसने नेट पे रख दी, यूएसए का प्रोग्रामर था, उसने क्लास डिफाइन करके नेट पे रख दी। मैं साल के बाद में बैठा, मैंने उसकी क्लास डाउनलोड की, मैंने अपनी नई क्लास बनाई, उसने इनहेरिट कर दिया उसको, उसकी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। ठीक है ना। अब सुपर क्लास को क्या पता कि कौन इनहेरिट कर रहा है उसके पास, और उसके पास क्या क्या चीज़ें वो ऐड कर रहे हैं अपनी एडिशनल, उसको पता होगा कुछ। तो इट मीन्स कि सुपर क्लास की वो जो वेरिएबल है वो चाइल्ड क्लास की चीज़ों को नहीं एक्सेस कर सकता, उसको पता ही नहीं क्या उसके अंदर। पॉइंट कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता चाइल्ड क्लास की चीज़ों को, अपनी जो चीज़ें हैं उसको बस उठा सकता है। तो ये मैंने आपको करवा दिया काम। मैंने आपको ये वाला काम करवा दिया है, पास ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्टर, और मैंने सुपर क्लास वेरिएबल कैन रेफरेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट, ये भी सारा टॉपिक करवा दिया है। ये सुपर वाला भी मैंने करवा दिया आपको कि सुपर के ज़रिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कैसे कॉल करना है और उसके मेंबर्स को कैसे कॉल करना है, मेंबर्स का भी करवा दिया मैंने आपको। ये सेकंड यूज़ भी करवा दिया कि वो जब मैंने एज नाम का बनाया था मेंबर, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी एक ही नाम का मेंबर दोनों में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उस मेंबर को यूज़ करेंगे तो वो चाइल्ड वाला मेंबर कॉल करेगा, सुपर लिखेंगे तो वो पेरेंट वाला कॉल कर लेगा। ये समझाई थी बात मैंने। तो ये यहाँ तक हो गया, बल्कि इवन ये भी करवा दिया मैंने आपको। ये मैंने कल करवाया था लास्ट टाइम, जो पहला लेक्चर लिया था ना इनहेरिटेंस का, मैंने बताया था आपको एक पेरेंट है पर्सन, उसकी चाइल्ड है स्टूडेंट, उसके आगे फर्दर चाइल्ड है एफएससी स्टूडेंट। 3 लेवल हो गए थे, सुपर पर्सन, स्टूडेंट, एफएससी स्टूडेंट, तीसरा लेवल आ गया था ना, इससे भी आगे जा सकती है। तो ये मल्टी लेवल मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, हाँ, अब ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ये पेज नंबर 207 तक करवा दिया मैंने आपको। ओके।